अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और याद रहे ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमने कैसे बनाए हैं, लास्ट 20 ईयर्स के जो एमसीक्यू हैं वो जो कि हैदराबाद बोर्ड, कराची बोर्ड और डिफरेंट सिंध बोर्ड के जो पास पेपर के एमसीक्यू हैं उनको हमने कंपाइल किया है। और कंपाइल करते हुए वो एमसीक्यू जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे हमने 100 एमसीक्यू जो हैं वो कंपाइल किए हैं और आज की इस वीडियो में हम जल्दी से उसे डिस्कस करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला एमसीक्यू, द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ अ गैस अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक चेंज। हमें कहा जा रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो फॉर्मूला है वो रिलेशन हमें बताना है एक गैस का जिसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक चेंज। तो याद रखिएगा जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उस वक्त पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, लेकिन जब भी एडियाबेटिक चेंज आ जाएगा तो पीवी के साथ क्या आ जाएगा, गेमा, जो कि सीपी ओवर सीवी का क्या होता है, रेशो होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के दरमियान का जो रेशो होता है उसे गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गेमा जब भी आ जाए वो रिप्रेजेंट करता है किसे, एडियाबेटिक चेंज को। तो यहाँ पीवी फॉर्मूला जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है पीवी गेमा कांस्टेंट। अगला, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। हमें कहा जा रहा है भाई कार्नोट इंजन में दो बॉडी, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को जितना कम करते जाएंगे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाएगी। हॉट बॉडी के टेम्परेचर को हम जितना बढ़ाते जाएंगे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात? ठंडी बॉडी को जितना ठंडा करो एफिशिएंसी बढ़ेगी, गर्म चीज को उतना ही गर्म करो जो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम कम कर रहे हैं तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला एमसीक्यू है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ परफेक्ट गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या है, 3/2 kT। अगला एमसीक्यू हमारे पास 273 केल्विन इज इक्वल टू 273 केल्विन जो है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। देखिए ये जो भी लिखा हुआ है ना ये पास पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2000 का क्वेश्चन नंबर 1A था। अब मैं स्पीड से पढ़ता हूं, टाइम हमारे पास कम है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ अ वेसल इंक्रीज बाय। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिक्रीजेस, कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस विद इट्स वॉल इंक्रीजेस। याद रखिएगा प्रेशर क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल बॉल के साथ कोलाइड करते हैं ना, वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिजन बढ़ेगा, प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एब्सोल्यूट जीरो पर गैस का वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा, आइडियल गैस का, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज रेज द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। जैसे जैसे ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी, शॉर्ट होती जाएगी, शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है द पीवी डायग्राम शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर जो आपके पास पीवी डायग्राम है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, उम्मीद करता है आपने ग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस की होगी। ये है आइसोकोरिक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क डन इज इक्वल टू। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के, और पी डेल्टा वी आगे जाके जब हम डेरिवेशन में पढ़ते हैं वो किसके बराबर होता है, एन आर डेल्टा टी के बराबर है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ पीवी इज कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट नंबर 2 है जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट की एसआई यूनिट क्या है, जूल। नेक्स्ट, जीरो ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, जीरो जो होता है ना सेल्सियस स्केल में जीरो किसके बराबर होता है, केल्विन में बात हो रही है तो केल्विन में वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। देखिए अगर कोई रिड्यूस सिलेबस में कोई एक आध छोटा सा टॉपिक नहीं है तो उस एमसीक्यू को आप स्किप कर सकते हैं, सही है भाई। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होती है? ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती है? बढ़ती है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता। बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, वी अपॉन टी क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। द नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है क्या है? स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज ऑब्टेन्ड बाय, मैक्सिमम हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए कैसे? तो अभी मैंने बताया था कि कोल्ड बॉडी को के टेम्परेचर को कम करो और हॉट बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो कोल्ड बॉडी को सिंक भी कहते हैं और हॉट बॉडी को सोर्स भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी, कि भाई सिंक के टेम्परेचर को कम करो और सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करो। नेक्स्ट 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, 1 क्यूबिक मीटर जो है वो किसके बराबर होता है? एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब के, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज, अगर प्रेशर डबल करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा हाफ होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस इट इज कॉल्ड, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा आइसोकोरिक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमें क्या करना है? फॉर्मूला बताना है R/N। द यूनिट ऑफ, एक में द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है? यहाँ दो यूनिट इसके सही है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यहाँ अगर SI है तो एक ही आंसर है। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट वो क्या है? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, जीरो इसका आंसर। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.38 एक्सपोनेंट -3 जूल पर केल्विन। Next, the difference of molar specific heat at constant pressure and at constant volume per mole is called, वो किसके बराबर है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैसे? यहाँ पर मोल करके ट्यूज किया, देखो भाई Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है ना भाई, यहाँ से पर मोल कर दिया। पर मोल का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये क्या होता है? R/Na किसके बराबर है? K के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन, डोमेस्टिक प्रेशर कुकर जो है वो किस बेस पर बनाया गया है? उसको जो है वो क्लोज सील कर दिया जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस की बेस पर से बनाया गया है। फिर इसके बाद जो है हम MCQ नंबर 27 की से आते हैं। MCQ नंबर 27, स्पीड इसलिए तेज रख रहे हैं कि ताकि एक ही वीडियो में 100 MCQ हमारे क्या हो जाएं? कवर हो जाएं। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो बताना है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो, एक मिनट, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोरस्पॉन्ड, अच्छा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और केल्विन में किसके बराबर होगा? 373 के, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो क्या होगा? रिमेन स्टेशनरी, मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो कहाँ जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं क्या कहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द चार्जेस कॉजिंग द फील्ड, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ओके, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा? इनसाइड अ कंडक्टर मिडवे बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द अपोजिट साइन, मिडवे बिटवीन टू इक्वल चार्जेस ऑफ द सेम साइन, सेम साइन वाले जो दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। इसका करेक्ट आंसर सी है। ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में सीखा था। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेन शीट, टू अपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक लेकर आते हैं वो क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर देता है।
अगर कैपेसिटेंस होता, कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर देता है। 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन द, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना क्लोज सरफेस, किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। गॉसेस लॉ, पोजीशन ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, द शेप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन 3 कैपेसिटर आर जॉइन इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस, तीनों सीरीज में जॉइन करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? लेस देन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैपेसिटेंस, मिनिमम कैपेसिटेंस से भी क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट कम होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन कूलम कह रहा है, न्यूटन कूलम कह रहा है, वोल्ट मीटर कह रहा है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो डी है, क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम नहीं है, न्यूटन कूलम है, न्यूटन कूलम है। तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है? यूनिट होती है। नेक्स्ट, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ 4 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड जो है अगर उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सीरीज का फॉर्मूला लगाकर डी आंसर आ जाएगा 1.33 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट, विद इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस, विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है, मैंने बताया था ना। तो इंट्रोडक्शन करने से इंक्रीज हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। एमसीक्यू नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 सिमिलर चार्ज प्लेट, 2 सिमिलर चार्ज प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा? आपको मालूम है 90 डिग्री पे, ऐसा होगा। ए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कौन सी यूनिट नहीं है? न्यूटन कूलम है, वोल्ट पर मीटर भी है, जूल पर कूलम कैसे? देखो भाई 2 यूनिट तो आपको आसानी से याद है ना भाई, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब आपको मालूम है कि जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, तो अब मीटर यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ चला गया, जूल मीटर, जूल पर मीटर बराबर है किसके? न्यूटन के। तो न्यूटन पर कूलम थी ना, न्यूटन की जगह ये रख देता हूँ, जूल पर मीटर पर कूलम, जूल पर मीटर पर कूलम भी क्या बन गई? इसकी यूनिट 1 बन गई। चलो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? तो न्यूटन कूलम भी इसकी यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी है, जूल पर कूलम पर मीटर भी है, जूल कूलम इसका आंसर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम किसके बराबर है? वोल्ट के। नेक्स्ट है, इफ 2 कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड एंड 7 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। भाई 5 और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? पैरेलल में सिंपली प्लस करते हैं, आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केप्ट एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। भाई डाइलेक्ट्रिक को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने में देखो भाई चार्ज जो होता है ना, Q बराबर होता है किसके? CV के, Q बराबर C के। अब आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैपेसिटेंस बढ़ गई, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई है और वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो लिहाजा चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ इसमें कहा जा रहा है, इफ़ a dielectric slab is introduced between the plate of a parallel plate capacitor capping at constant potential difference. Potential difference constant है, the charge on the capacitor increases. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 एक्सपोनेंट 6 के बराबर है ना। ये 3.6 एक्सपोनेंट 5 है, ये 36 एक्सपोनेंट 6 है, ये भी नहीं है, ये 36 एक्सपोनेंट 5 है। बी इज द करेक्ट आंसर। 3.6 एक्सपोनेंट 6 हो या 36 एक्सपोनेंट 5 हो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। देखो यहाँ यूनिट में गड़बड़ी की ना, वोल्ट नहीं है, जूल, एनर्जी की यूनिट है ये। तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के बराबर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड आर जॉइन इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। भाई चारों को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया ऑफ 20 वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन विल बी।
भाई 4 माइक्रोफैराड वाले हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया है, हमें चार्ज बताना है। पैरेलल में हम सिंपली क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये 12 हो गया और ये हो गया 20। हमें बताना है कॉम्बिनेशन में कितना चार्ज स्टोर होगा। ओके, C की वैल्यू 12 है, V की वैल्यू 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 240। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 51। द रेजिस्टर ऑफ 3 ohm 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ 0.3 वोल्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ 3 ohm रेजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर रेजिस्टर। भाई 3 ohm 5 ohm और 7 ohm जो है वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। हमें कहा जा रहा है कि 0.3 वोल्ट जो है 3 ओम रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है। हमें कहा जा रहा है बकिया का क्या होगा, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा डी 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट के। नेक्स्ट है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 54 की तरफ। हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 54, जल्दी करते हैं ताकि शॉर्ट इसी वीडियो में सब कवर हो जाए। द फोर्स ऑन अ प्रोटॉन प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। 2 पैरेलल प्लेट हैं, इक्वल चार्ज है, उसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई होगी, 0। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ डाइइलेक्ट्रिक केस इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ 19.8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम। भाई डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 2 है। इसको अगर हम पैरेलल प्लेट के दरमियान दाखिल करते हैं जिसकी पहले कैपेसिटेंस थी 19.8, अब कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डाइइलेक्ट्रिक की जो भी वैल्यू होती है उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो 19.8 का डबल ऑलमोस्ट होता है 40, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। नेक्स्ट है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट is charged, the voltage source is then disconnected. A dielectric medium is then introduced between its plate. Dielectric को दाखिल करेंगे तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। भाई उसको उसी वोल्टेज सोर्स से किए ना, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। ए नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद सेम मोमेंटम। मोमेंटम की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम मोमेंटम के साथ मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होंगे परपेंडिकुलरली, तो दोनों पार्टिकल जो होंगे वो सेम डिफ्लेक्ट होंगे। बोथ पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट इक्वली क्योंकि मोमेंटम क्या है, सेम है। इसी तरीके से नेक्स्ट है द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड। मैक्सिमम फोर्स कब हो जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, भाई जब वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री के एंगल पर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द लूप ऑफ अ वायर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज। भाई लूप ऑफ वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, उस करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है F बराबर है I L क्रॉस B। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। सेम कॉइल के अंदर अगर तब्दीली हो रही है और EMF प्रोड्यूस हो रहा है उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आई स्टेडी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस। स्टेडी करंट जो है वो कंडक्टर से पास हो रहा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। नेक्स्ट है इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I इज प्लेस पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड B, द फोर्स एक्सपीरियंस पैरेलल है भाई, एंगल जीरो तो फोर्स भी जीरो अप्लाई होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इट्स पाथ इज। भाई चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर दाखिल हो रहा है, इसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एन इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम मोमेंट। वही सवाल आ गया, इक्वल बोथ पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। भाई टॉर्क बराबर है BINA cos अल्फा, तो एंगल क्या रखेंगे, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है, एंगल रखना होगा हमें 0। एंगल अगर 0 रखेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाती है, मैक्सिमम आती है, 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट अप्रोचेस द फेस ऑफ अ कॉइल
द फेस बिकम, भाई नॉर्थ पोल को सामने लेकर आते हैं तो लेंस लॉ के अंदर मैंने बताया था सामने भी लेंस नॉर्थ बन जाता है, और नॉर्थ को अगर दूर लेके जाएंगे तो सामने साउथ बनेगा। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट अप्रोचेस द फेस ऑफ अ कॉइल, अप्रोच मतलब करीब ला रहा है तो सामने भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। नेक्स्ट है इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, भाई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, प्राइमरी के अंदर ज्यादा होते हैं, तो करेक्ट आंसर बी है, सेकेंडरी में कम है, प्राइमरी में ज्यादा है। टेस्ला द यूनिट ऑफ बी, टेस्ला जो है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम किससे मालूम करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय लेंस लॉ। फिर है द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मली टू अ मैग्नेटिक फील्ड, भाई न्यूट्रॉन का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन इज, ऐसा यूनिट हमारे पास जो इंडक्शन है वो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, तो इंडक्शन यूनिट हमारे पास क्या है, हेनरी। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है वो किसके बराबर होगा, आई बी साइन थीटा। क्यों बच्चा कहता है आई बी आई एल साइन थीटा क्यों नहीं होगा, देखें मैं थोड़ा सा देखें, भाई फोर्स का फॉर्मूला है बी आई एल साइन थीटा, ये ना, लेकिन इसे कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ यहाँ आ गया, ये कह रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो किसके बराबर होगा, आई बी साइन थीटा के, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म, तो ये क्या होगा, आई बी साइन थीटा। फिर इसके बाद कह रहा है टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, इस साल कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अ वायर ऑफ लार्ज लेंथ शुड बी यूज्ड। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन, भाई तमाम अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या हो, सेम हो, इस वजह से हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 80, क्या गैल्वानोमीटर कैन बी यूज टू मेजर करंट बाय कनेक्टिंग, भाई गैल्वानोमीटर को हम एक ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो करंट मेजर करे, तो करंट मेजर करने के लिए उसको क्या करें, हम इसको कनेक्ट करेंगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, भाई शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ ये घुमा फिरा के पूछ रहा है कि गैल्वानोमीटर को एक ऐसे डिवाइस में कनेक्ट करना है जो करंट मेजर करे, तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखो यही सवाल है, किसी और ईयर में आया हुआ है, अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर बाय कनेक्टिंग, भाई एम मीटर में कन्वर्ट करना है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पोटेंशियोमीटर इस बार कोर्स में शामिल नहीं है, पोटेंशियोमीटर फिर भी पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, तीनों एक ही सिमिलर बात है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स बिकम मैक्सिमम, भाई 3 सेल हैं, बैटरी है, हम चाह रहे हैं कि इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, भाई पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा ना, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज तमाम का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, प्लस होगा, तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ 3 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट मीटर ब्रिज इस बार कोर्स में शामिल, मीटर ब्रिज इस बार कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन सिंपल अगर बात की जाए मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस। एवीओ मीटर भी कोर्स में शामिल नहीं है, ये तीनों को मेजर करने के लिए काम आता है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा अगर फोकस हो जाए, हाँ, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डेरिवेशन में आपको मालूम है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, एच न्यू फाई हाफ एम वी स्क्वायर। When आगे है when fast moving electron are stopped by a metal of high atomic weight the phenomena give rise to, भाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, इज आंसर। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, भाई आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर की मोशन पर डिपेंड नहीं करती। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस डिपेंड ऑन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेटिविस्टिक चेंज इन मास, लेंथ एंड टाइम इन डेली लाइफ आर नॉट ऑब्जर्व बिकॉज, डेली लाइफ में हमें मास में, लेंथ में और टाइम में तब्दीली नजर नहीं आती, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, इसकी वजह क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, भाई आम चीज़ों की जो रफ्तार होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है इन कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन, भाई कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो आंसर क्या होगा, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, भाई टकराने के बाद, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ ज़्यादा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप बाय अ हैवी मेटेलिक टारगेट इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब गिव राइज, भाई फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हैवी मेटल से टकराएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल डिपेंड ऑन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, frequency A is the correct answer. एक मिनट, frequency of the incident light, the wavelength of the incident light, the work function of the metal only. भाई तीनों पे डिपेंड करेगी, all of them पे डिपेंड है. मैक्स प्लांक इज वेल नोन फॉर द गिवन ऑप्शन. मैक्स प्लांक किसकी वजह से मशहूर है? एनर्जी क्वांटाइजेशन की, क्वांटम थ्योरी की वजह से मशहूर है. अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल कहते हैं कब? जब वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब उसकी एक्सीलरेशन जीरो है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बार कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर है एच के, ये इसका आंसर है. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, वो इसके बराबर है. वी नॉट ई बराबर है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 100% होती है. पेयर प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इंसिडेंट फोटोन हैज द वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, भाई वेवलेंथ ऑर्डर क्या हो? पेयर प्रोडक्शन में एक्सरेज की बात हो रही है तो इसका ऑर्डर जो होता है वेवलेंथ का एक्सपोनेंट -10 मीटर होता है. लास्ट एमसीक्यू जो आज हमें डिस्कस करना था, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल डिपेंड ऑन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ. उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.